हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सोशल स्टडी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका लेसन 1 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे मौर्य काल के बारे में। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे इसकी धार्मिक स्थिति, इसका प्रशासन कैसा था, ठीक है, इसका पतन कैसे हुआ, ये सारा टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले मौर्य राजवंश 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है, जो मौर्य राजवंश था वो 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया है। आप देख सकते हो, यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि मौर्य राजवंश ने कितने वर्ष तक भारत में राज्य किया है, तो 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया है। इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। ये जितना पॉइंट्स है, ठीक है, ये बहुत ही IMP है। मौर्य राजवंश भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है, मौर्य राजवंश भारत में कितने वर्ष तक राज्य किया, तो 137 वर्ष तक। इसका स्थापना का श्रेय किसका जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को। अब देखिए यह साम्राज्य कहाँ स्थित है, तो यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों पर स्थित है और आज वर्तमान में बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ है। ठीक, इसकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र है, आज के पटना शहर के पास है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विकास किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए। फिर क्या हुआ, तो 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। क्योंकि सभी में छोटे छोटे थे तो उनमें झगड़ा मतभेद हो गया था। इसका लाभ उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और उस पर अपना अधिकार कर लिया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका मौर्य वंश काल था, सबसे पहले चंद्रगुप्त आए, ठीक, उसके बाद बिंदुसार। तो देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए तो इनका था 322 से 298 ईसा पूर्व, यानी 25 वर्ष ये राज्य किए। फिर आते हैं बिंदुसार, तो ये 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, यानी 26 वर्ष। फिर अशोक आए 269 से 232 ईसा पूर्व, यानी 37 वर्ष। उसके बाद कुणाल आए तो 232 से 228 ईसा पूर्व, यानी 4 वर्ष शेष इन्होंने राज किया। फिर आए दशरथ, तो 228 से 224 ईसा पूर्व, 4 वर्ष। फिर संप्रति, यानी 224 से 215 ईसा पूर्व, यानी 9 वर्ष। उसके बाद शलिशुक आए 215 से 202 ईसा पूर्व, यानी 13 वर्ष। फिर आए देववर्मन, तो 202 से 195 ईसा पूर्व, यानी 7 वर्ष राज्य किए। फिर आए सतधर्मन, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि मौर्य वंश में किसने किसने राज किया है, ठीक। तो फिर आए सतधन्वन, तो ये 195 से 187 ईसा पूर्व, मतलब 8 वर्ष। फिर आए बृहद्रथ, मतलब 187 से 185 ईसा पूर्व, यानी 2 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। अब देखिए ये जो आपका पॉइंट है मगध पर विजय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके बाद भारत पर, ठीक, भारत भर में जासूसों यानी गुप्तचरों का एक जाल सा बिछा दिया गया, जिससे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचना एकत्र करने में किया जाता था। यह भारत में शायद अभूतपूर्व था। एक बार ऐसा हो जाने के बाद उसने चंद्रगुप्त को यूनानी क्षत्रपों को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस कार्य में उसे गुप्तचरों के विस्तृत जाल से मदद मिली और मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में गृह युद्ध को उकसाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद शासक ने अपना पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजय श्री प्राप्त हो गई। फिर
नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा, जिसके बाद उसका क्या हुआ ये अज्ञात है, मतलब नंद के बारे में पता नहीं चला। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास भी जीता और इसके साथ उसको सत्ता का अधिकार भी मिला। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त ने मगध पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर अब देखते हैं मौर्य काल की धार्मिक स्थिति कैसी थी। ठीक, यहाँ 1 मिनट, सबसे पहले इसको स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ से धार्मिक स्थिति स्टार्ट होती है। तो देखिए 6ठी सदी ईसा, थोड़ा थोड़ा लिया है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा लिखना नहीं है, तो बस 2 से 4 लाइन लिखना होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो धार्मिक स्थिति देखिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व, मौर्यों के उदय के कोई 200 वर्ष पूर्व तक भारत में धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था। ये सभी धर्म किसी न किसी रूप से वैदिक प्रथा से जुड़े थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में कोई 62 संप्रदायों का अस्तित्व का पता चला, जिसमें बौद्ध तथा जैन संप्रदाय का उदय कालांतर में अन्य की अपेक्षा अधिक हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मौर्यों के आते आते बौद्ध तथा जैन संप्रदायों का विकास हो चुका था और उधर दक्षिण में शैव तथा वैष्णव संप्रदाय भी विकसित हो रहे थे। तो ये था मौर्य काल का धार्मिक स्थिति। फिर आता है प्रशासन। तो प्रशासन कैसा था? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो पाटलिपुत्र है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो पाटलिपुत्र है और आधुनिक में ये पटना में है। ठीक है, इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया। पूर्वी भाग की राजधानी तौशाली थी, दक्षिणी भाग की सुवर्णगिरी थी। इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला और उज्जैन यानी उज्जैनी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, जो साम्राज्य के प्रशासन को कितने 4 भागों में बांटा गया था। तो पूर्वी भाग की जो राजधानी थी वो तैसाली थी। ठीक है, दक्षिणी भाग की सुवर्णगिरी थी। उसके बाद उत्तरी और पश्चिमी भाग यानी उत्तरी की तक्षशिला और पश्चिमी की उज्जैनी थी। इसके अतिरिक्त शमापा, इशाला तथा कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण नगर थे। राज्य के प्रांतपालों कुमार होते थे, जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। उसके बाद कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा महामात्य होते थे। प्रांत आगे जिलों में बटे होते थे और प्रत्येक जिला गांव के समूहों में बटा होता था और प्रादेशिक जिला प्रशासन का होता था। ठीक है, अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ जैसे कि मौर्य काल का पतन कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो मौर्य सम्राट की मृत्यु कब हुई? तो 237 से 236 ईसा पूर्व के उपरांत लगभग 2 सदियों यानी 322 से 184 ईसा पूर्व से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य सम्राट का विघटन होने लगा। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, मौर्य काल का अंतिम सम्राट कौन है? तो वो है बृहद्रथ। ठीक, बृहद्रथ अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। किसने हत्या की थी? तो पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य जो था वो समाप्त हो गया। पतन के कारण क्या थे? तो अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, क्योंकि योग्य नहीं होंगे तो इसीलिए। फिर प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण। फिर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता, ठीक, और अशोक की धम्म नीति और आम आदमियों के अत्याचार। तो इसी के कारण जो था वो मौर्य काल का पतन हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें लाइन है यही है, जो लास्ट अंतिम मौर्य सम्राट का शासक कौन था? तो वो था बृहद्रथ और उसका सेनापति ने ही, यानी उसका नाम है पुष्यमित्र, उसने ही इसकी हत्या कर दी और यहीं से मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया और उसका पतन हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मौर्य काल। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के इस
वीडियो में इतना ही। आप अपना अच्छे से स्टडी करते रहिए। और अगर आपने जितने भी सब्जेक्ट मैथ साइंस जितने भी सब्जेक्ट है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सेकंड सेमेस्टर का, तो उसका लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जुड़कर देख सकते हो। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।